कैप्टन फयाज ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, इमरान अपना सर पीटने लगा। फयाज ने इसकी परवाह ना की, आगे बढ़कर इसके दोनों हाथ पकड़ लिए और दांत पीस कर बोला, तुम खामखा एक ना एक शोशा छोड़कर हमेशा अलग हो जाते हो। शोशा खुद ब खुद छूट जाता है प्यारे फयाज, इमरान ने संजीदगी से कहा। गालिबन तुम तैमूर एंड बार्टले वाली बात की तरफ इशारा कर रहे हो। बैठ जाओ, आज मेरी अकल में सख्त दर्द है, इसलिए मैं कोई जिस्मानी मेहनत नहीं कर सकता। मेरा मूड बहुत खराब है, अगर तुमने उठपटांग बातें शुरू की तो बैठूंगा। मैं आजकल तिलिस्म शरबा की 8वीं जिल्द लिख रहा हूँ। बैठो बैठो, मैं तुम्हें चंद टुकड़े खिलाऊं और सुनाऊंगा। इमरान, यस माय डियर सुपर फयाज, ये टुकड़ा बड़ा गजब का है। आना हुदूद मरसा पोश का तरफ को चमका के और यहाँ से 2 कलमा दास्तान वल्द साकिनामा मासल बाकी नवीस। अरे बाप रे, फयाज ने उठकर इसका मुंह दबा दिया। तुम खामखा मुझसे ना उलझो वरना, फयाज बड़बड़ाया। वरना क्या होगा? इमरान ने अपने मुंह पर से इसका हाथ उठाते हुए कहा। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में फंसा दूंगा। तुमने नीले परिंदों वाले मामले में एक बहुत बड़ा जाल किया था। क्या मतलब? तुमने होम सेक्रेटरी का जो सर्टिफिकेट दिखाया था जाली था। आज समझे हो ये बात? इमरान ने कहका लगाया। मगर प्यारे कप्तान साहब, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो छोड़ो, मैं किसी से इसका तज़किरा नहीं करूंगा। इस तरह तुम खुद अपने ऊपर एक एहसान अजीम करोगे, इमरान ने आस्था से कहा। आखिर तुम तैमूर एंड बार्टले के मुतल्लिक साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ ये इसी वक्त बता सकूंगा जब मुझे साफ साफ मालूम हो जाएगा। वैसे वो लोग कोई गैर कानूनी हरकत जरूर कर रहे हैं। नोयत ही बता दो। यहाँ से 2 कलमा दास्तान हैरत निशान फयाज खच्चर सवार के बयान किए जाते हैं कि पहलवान जबरदस्त था। मार खाना इसका हाथ से इमरान सज करान आलिशान के और रोना सर पीट पीट कर। हब तुम गधे हो, फयाज झुंझला गया। यही बात तुमने पहले कह दी होती तो इतना सर न मारना पड़ता। परसों तैमूर एंड बार्टले के शोरूम में तुम भी थे। तुमने 2 या 3 मिनट तक वहां अरशाद की पोती रजिया से गुफ्तगू भी की थी। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? रजिया तुम्हारी बहन सरैया की दोस्त है। हाँ हाँ, तो फिर तुम्हें इसका इतराफ है कि वो तुम्हें वहां मिली थी? कती है, इमरान ने कहा और जेब में च्युइंगम का पैकेट तलाश करने लगा। तब फिर तुम्हें मेरे चंद सवालात का जवाब देना पड़ेगा। सवालात लिख कर लाओ। पर्चा 2.5 घंटे से कम ना होना चाहिए। साथ में 5 सवाल जरूरी हों। फारग खती, क्या कहते हैं इसे? खुशकिस्मती। और नहीं, क्या कहते हैं? खुशखती। खुशखती के नंबर अलग। जब तुम इससे मिले थे तो इसका वेंटी बैग इसके हाथ में था या नहीं? नहीं, वेंटी बैग तो नहीं था। अलबत्ता इसने अपने गले में मुतअद्दिद जोड़ियां लटका रखी थी। इमरान, मैं तुमसे संजीदगी इख्तियार करने की सलाह कर रहा हूँ। क्या फायदा? इमरान सर हिलाकर बोला। अगर मैं संजीदा हो गया तो तुम कमरे के बाहर नजर आओगे या फिर इस काबिल ना रह सकोगे कि नजर आ सको। मेरे सवाल का जवाब दो, फयाज दांत पीस कर बोला। इमरान ने तशवीश अमेज लहजे में कहा। इसी किस्म की बदहतियातियों की बिना पर दांत कमजोर हो जाते हैं। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां उठती हैं, सर चकराता है और अकल काम नहीं करती कि किस दवाखाना से रुजू किया जाए ताकि ईमान धर्म से कह देने पर आधी कीमत वापस मिल जाए। अच्छा, तुम भुगतोगे, फयाज उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। भुगतने ही के डर से मैंने अभी तक शादी नहीं की। इसके वेंटी बैग में सांप था, फयाज ने दरवाजे में रुककर इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा। बड़ी कम हिम्मत लड़की मालूम होती है, इमरान ने लापरवाही से कहा। अगर मैं लड़की होता तो मेरे वेंटी बैग से कम से कम एक हाथी जरूर बरामद होता। इल्ला माशा अल्लाह। इमरान, मैं तुम्हें आपस में तलब करके तुम्हें इन सवालात के जवाब पर मजबूर करूंगा। जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे मुझसे कुछ भी मालूम नहीं कर सकोगे। फयाज फिर पलट आया, चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर बोला। अरशाद से वाकिफ हो? हाँ, मुशायरों में अक्सर मुकर्रर इरशाद सुनने का इत्तेफाक हुआ है, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं शहर के मशहूर करोड़पति इरशाद की बात कर रहा हूँ। फयाज जला गया। तो ऐसे बोलो ना। हाँ, मैंने इसका नाम सुना है और इसकी पोती रजिया से अच्छी तरह वाकिफ हूँ क्योंकि वो सरैया की दोस्त है। परसों इसके वेंटी बैग से एक सांप बरामद हुआ था। वेंटी बैग इरशाद ने खोला था। रजिया सांप के वजूद से लाइल्मी जाहिर करती रही और यह खुद रजिया ही का बयान है कि बुरा अक्सर इसका वेंटी बैग खोलकर इसमें रखी हुई चीजें उल्ट पुल्ट डाला करता था। बहुत अच्छी आदत है, इमरान ने सर हिलाकर बोला।
آج کل کی لڑکیاں نہ جانے کیا البلا وینٹی بیگوں میں لیے پھرتی ہیں۔ ارشاد کا خیال تھا کہ یہ حرکت اسے مار ڈالنے کے لیے کی گئی تھی۔ کس نے کی تھی یہ اب تک نہیں معلوم ہو سکا۔ کمال ہے یار فیاض، کہیں تمہیں گاس تو نہیں کھا گئی؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ سانپ رضیہ کے وینٹی بیگ سے برآمد ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی کہ سانپ اس کے وینٹی بیگ میں کیسے پہنچا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ فیاض اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ میرا دماغ کیوں چاٹ رہے ہو؟ وہ تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم میں سانپ دیکھنے گئی تھی، لیکن تم وہاں موجود تھے۔ تمہارا وہاں کیا کام تھا؟ میں وہاں جک مار رہا تھا، تم سے مطلب؟ تم ابھی پورے حالات سے آگاہ نہیں ہو، فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا، ورنہ اس طرح نہ چہکتے۔ تو چہکنا بند کر دو نا میرا، عمران لاپرواہی سے بولا۔ پرسوں رات رضیہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ ارشاد منزل ہی میں رات بسر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد کے اعضاء میں سے اور کوئی ارشاد منزل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ بہرحال وہ وہیں رہتی ہے۔ اس کی اور ارشاد کی خوابگاہ کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے۔ رضیہ سو رہی تھی، اچانک کسی قسم کی تیز آواز نے اسے جگا دیا، اور پھر دوسری چیخ اس نے بیدار ہو جانے پر سنی۔ وہ بلا شبہ ارشاد کی چیخ تھی۔ تقریباً 5-6 منٹ تک وہ مسحری پر بے حس و حرکت پڑی رہی۔ ارشاد کے کمرے سے اب کچھ اس قسم کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کئی آدمی لڑ پڑے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بالکل سناٹا ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ فیاض کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری، لیکن وہ عمران سے الجھے بغیر بولتا رہا۔ رضیہ اٹھ کر سیدھی نوکروں کے کوارٹر میں گئی اور انہیں جگا کر اپنے ساتھ ارشاد کی خوابگاہ تک لائی، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن خوابگاہ خالی تھی۔ ارشاد کے بستر پر بہت سا خون تھا۔ پلنگ کے نیچے ایک خنجر ملا، وہ بھی خون آلود تھا۔ سرہانے کی چھوٹی میز الٹ پڑی تھی، 2 کرسیاں الٹ گئی تھیں۔ غرض یہ کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں کافی دیر تک کشمکش ہوئی ہے، مگر ارشاد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ غور سے فیاض کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارشاد اب بھی لاپتہ ہے، رضیہ نے بہت کچھ بتایا ہے، حالانکہ خود اپنا وجود بھی شعبے سے بالاتر نہیں رکھا۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہ ارشاد اپنے تینوں لڑکوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کی علیحدگی کی بھی تھی۔ رضیہ کے علاوہ اور کوئی ارشاد منزل میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکی پر سے بہت اعتماد تھا۔ ہاں، اس کا بیان یہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکا۔ جس دن تم رائے قائم کرنے کے قابل ہوئے، اس دن تمہاری بیوی بالغ ہو جائے گی۔ عمران، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہاں مائی ڈیئر فیاض؟ تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم میں۔ عمران یک بے یک سنجیدہ ہو گیا۔ چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا، پھر بولا، تم مجھ پر کس بات کا شبہ کر رہے ہو؟ میں فی الحال تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں کر رہا، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہاں قریب 150 آدمی تھے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ان سے مشورہ کرنے کے بعد تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا۔ فیاض کو پھر غصہ آ گیا۔ اس نے گرا کر کہا، تم سمجھتے ہو شاید میں اس کیس میں تمہاری مدد چاہتا ہوں؟ نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دوسروں کا وقت برباد کرنے کے اسپیشلسٹ ہو۔ تم جک مار رہے ہو، فیاض کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ رضیہ کے وینٹی بیگ سے برآمد ہونے والے سانپ کی وجہ سے میں نے تم سے ملنا مناسب سمجھا، کیونکہ تم ایک بار تیمور اینڈ بارٹلے والوں کی غیر قانونی حرکت کا تذکرہ کیا تھا۔ رضیہ کہتی ہے کہ شو روم میں جانے سے پہلے سانپ وینٹی بیگ میں نہیں تھا۔ کہتی ہوگی، مت بور کرو، جاؤ اپنا کام دیکھو۔ میں آج کل بہت مشغول ہوں۔ اس وقت میرے پاس طلاق کے 12 کیس ہے، ہر کیس میں کم از کم 1000 ملنے کی توقع ہے۔ تیمور اینڈ بارٹلے کا جنرل مینیجر تیمور اپنے شاندار مکان کی شاندار سٹڈی میں بیٹھا اپنی فرم کے 2 شکاریوں سے ہم کلام تھا۔ تیمور دراصل اس فرم کا حصے دار تھا، دوسرا حصہ دار بارٹلے تھا، جو انگریز تھا اور زیادہ تر سمندر پار ہی رہ کر بیرونی تجارت کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تیمور ایک دراز قد قوی ہیکل آدمی تھا، عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی، چہرہ اب بھی پرکشش تھا۔ تم دونوں، وہ شکاری سے کہہ رہا تھا، بعض اوقات بہت آگے بڑھ جاتے ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ شکاری میں سے ایک، جو جوان العمر اور مضبوط ہاتھ پیر والا تھا، بولا، آگے بڑھے بغیر اگر کام چل سکے تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں، اب تم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرو گے۔ تیمور کے لہجے میں سختی تھی۔ آپ اپنا لہجہ درست کیجئے مسٹر تیمور، جوان العمر شکاری نے کہا۔ کیا؟ تیمور اس طرح چونکا جیسے اس کے سر پر بم پھٹا ہو۔
चंद लम्हे इसके चेहरे पर हैरत के साथ नजर आते रहे, फिर वो यक बेयक सुर्ख हो गया। तुम मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू की जुर्रत कर रहे हो? वो गिराया। हाँ मिस्टर तैमूर, जवान उम्र शिकारी मुस्कुराकर बोला। मैं बहुत बाहौसला आदमी हूँ और मैं जिंदगी भर इसी कमतर हैसियत में नहीं रहूंगा। हो सकता है 10-5 साल बाद फर्म का नाम ही बदल जाए, लोग इसे तारक तैमूर एंड बार्टले के नाम से याद करने लगे। पहले तो सिर्फ बार्टले की फर्म थी, मिस्टर तैमूर इसके एक मामूली मुलाजम थे। फिर एक दिन अचानक वो फर्म के हिस्सेदार हो गए। मैं तारक आज एक मामूली शिकारी हूँ, हो सकता है कल। शराब, तैमूर हल्के बल चीखा। मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ मिस्टर तैमूर, तारक बदस्तूर मुस्कुराता हुआ बोला। तारक बेतुकी बातें मत करो, इसके साथी शिकारी ने दबी जुबान से कहा। तुम खामोश रहो नासिर, तारक ने इससे कहा। मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी मुलाजमत से बरतरफ कर रहा हूँ, अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तैमूर ने सख्त लहजे में कहा। मिस्टर तैमूर, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, तारक ने अपने कटीले बाजुओं पर हाथ फेरते हुए कहा। अंजाम पर गौर कर लीजिएगा। तैमूर इसे फिर घूरने लगा। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? इसने पूछा। X539, तारक आस्था से बोला, लेकिन वो बराह रास्त तैमूर की आंखों में देख रहा था और इसकी आंखों में अजीब किस्म की वहशियाना चमक थी। दफातन तैमूर का चेहरा तारीक हो गया और दूसरे शिकारी नासिर ने भी ये तब्दीली महसूस कर ली। बस मिस्टर तैमूर, आज की गुफ्तगू खत्म हुई, तारक उठता हुआ बोला। आओ नासिर। नासिर चुपचाप उठ गया और वो दोनों तैमूर की स्टडी से बाहर आ गए। पोर्च में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, तारक ने इसकी सीट पर बैठकर इसे स्टार्ट किया। नासिर कैरियर पर बैठ चुका था। मोटरसाइकिल फराटे बढ़ती हुई फाटक से निकल आई थी। तारक, ये क्या किस्सा था? नासिर ने पूछा। तारक हल्का सा कहका लगाकर बोला, अगर इस किस्म के किस्से हर एक की समझ में आने लगे तो हर एक तैमूर एंड बार्टले का हिस्सादार हो जाए। मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ दोस्त। मगर यार, इस वक्त तो तुमने कमाल ही कर दिया। मगर वो नंबर क्या था? जिसे सुनते ही वो बदहवास हो गया। सुनो नासिर, हम दोनों गहरे दोस्त हैं, तारक ने कहा और खामोश हो गया। नासिर मुंतजर था कि वो कुछ और भी कहेगा, लेकिन वो खामोश ही रहा। मैं इस जुमले का मतलब नहीं समझा। इसका मतलब फिर समझाऊंगा। फिलहाल एक कार हमारा ताक़ुब कर रही है, इसमें यकीनन तैमूर के आदमी होंगे, लिहाजा मैं चाहता हूं कि इन्हें एक अच्छा सबक दूं। नासिर ने मुड़कर देखा। हकीकतन इस कार के अलावा सड़क पर दूर तक कोई कार नजर नहीं आ रही थी। वहम है तुम्हारा, नासिर बड़बड़ाया। वहम नहीं बल्कि तवक्को, तारक ने कहा। इस गुफ्तगू के बाद तैमूर मुझे जिंदा देखना पसंद नहीं करेगा। खैर देखो, अभी मालूम हो जाता है। दफातन तारक ने मोटरसाइकिल एक गली में मोड़ दी। दूसरी कार भी इसी गली में मुड़ गई। क्यों, अब क्या ख्याल है? तारक ने हल्के से कहके के साथ कहा। ठीक है, नासिर बड़बड़ाया। क्या मैं तुम्हें कहीं उतार दूं? तारक ने पूछा। वो लोग हमें रसमलाई नहीं खिलाएंगे। क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? नासिर ने कहा। नहीं प्यारे, मतलब यह था कि तुम्हें खतरे से आगाह कर दूं, मगर हमें यह जरूर देख लेना चाहिए कि ये कितने आदमी हैं। नासिर कुछ ना बोला। तारक मोटरसाइकिल को गली से निकालकर दूसरी सड़क पर लाया, फिर कैफे ग्रांड के सामने से रोककर मशीन बंद कर दी। दूसरी कार भी थोड़े ही फासले पर रुक गई थी। दोनों उतरकर कैफे ग्रांड में दाखिल हुए। इसका हाल छोटा ही था और ऊपर चारों तरफ गैलरी बनी हुई थी। इस तरह छोटी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों का इंतजाम किया गया था। तारक नीचे बैठने के बजाय ऊपर जाने के लिए जीने तय करने लगा। नासिर ने देखा कि 4 आदमी कैफे में दाखिल हुए और वो कनेक्शन से इन दोनों की तरफ देख रहे थे, जब तक कि तारक और नासिर ऊपर जाकर बैठ नहीं गए। वो लोग भी खड़े ही रहे। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो चारों तरफ नजर दुराकर अपने लिए कोई जगह मुंतखब कर रहे हों। तारक और नासिर गैलरी की जालियों से लगकर इस तरह बैठे कि नीचे से कम से कम इनके सर बखूबी दिखाई दे सकें। वो चारों भी बैठ चुके थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसी जगह मुंतखब की थी जहां से वो आसानी से इन पर नजर रख सकते थे। तारक आस्ता आस्ता पर्दा खिसकाकर अपने चेहरे के करीब ला रहा था। थोड़ी देर में इसका चेहरा पर्दे के पीछे हो गया, लेकिन नासिर अब भी नीचे वालों को दिखाई दे रहा था। नासिर, तारक ने ऐसे आस्था से मुखातब किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट तक इन्हें यहाँ रोके रखो। इसके बाद फिर तुम्हें ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि तुम दंग रह जाओगे। किस तरह रोकूं? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुम बस इस तरह बैठे रहो, मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ।
ये दरवाज़ा देख रहे हो, इसके जीने बावर्ची खाने में जाकर ख़त्म होते हैं। मैं इधर ही जाऊंगा, लेकिन नीचे वालों को यही मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम कभी कभी इस तरह देखते रहना जैसे मुझसे मुखातब हो। तुम कहाँ जा रहे हो? बस वापस आकर बताऊंगा। तारक गैलरी के जीनों से दूसरी तरफ उतर गया। नासिर बदस्तूर वहीं बैठा रहा। तारक के जाने के बाद चाय भी आ गई। इस वक्त नासिर बड़ी शानदार एक्टिंग कर रहा था। वो तारक से उम्र में बड़ा था, लेकिन कुव्वत में इसका लोहा मानता था। इसने इस अंदाज में चाय ले ली जैसे वो साथ ही साथ अपने मुखातब से गुफ्तगू भी करता जा रहा हो, वैसे इसकी नज़र चाय की प्याली ही की तरफ हो। फिर इसने नीचे बैठे हुए आदमियों पर एक चटती सी नज़र डाली। वो चारों अभी तक हाल में मौजूद थे। 20 मिनट गुजर गए, लेकिन तारक वापस नहीं आया। इसकी वापसी ठीक आधे घंटे बाद हुई और वो इस तरह हाँफ रहा था जैसे इसे बहुत दौड़ना पड़ा हो। क्या कर रहा है? नासिर ने मुस्कुराकर पूछा। बस अभी देख लेना, और अब उठो। वो जीने तय करके नीचे हाल में आए, लेकिन इनके अंदाज से यही ज़ाहिर हो रहा था जैसे वो ताकत करने वालों से लाइल्म हो। बाहर आकर तारक ने फिर मोटरसाइकिल संभाली। नासिर कैरियर पर बैठ गया और मोटरसाइकिल चल पड़ी। तकरीबन 15-20 मिनट तक वो मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। फिर तारक ने नासिर से कहा, ज़रा घड़ी तो देखो, क्या वक्त हुआ है? 6:30, नासिर ने जवाब दिया। कार अब भी हमारे ताक़ब में है। आखिर इसका मकसद क्या है? नासिर ने पूछा। इन्हें मालूम है कि आजकल शिकार हो रहा है और हम यहाँ से सीधे कैंप की तरफ जाएंगे। जाहिर है कि इसके लिए हमें एक सुनसान सड़क से गुजरना पड़ेगा। मेरे खुदा, नासिर गड़बड़ा कर बोला। तो इसका मतलब यह है कि वो हमें मार डालने की फिक्र में है? यकीनन, तारक ने कहका लगाया, वरना हम दो खूबसूरत तितलियां तो नहीं कि वो हमारे घरों का पता लगाने के लिए हमारा ताक़ब कर रहे हैं और हम कैंप ही की तरफ जाएंगे। नासिर ने सवाल किया। यकीनन, हम वहीं जाएंगे और इसी सड़क से गुजरेंगे जिससे रोजाना गुजरते हैं। तब तुम पागल हो गए हो? परवाह ना करो, सिर्फ 3 मिनट बाद तुम भी पागल हो जाओगे। यकीन ना आए तो घड़ी की तरफ देखते रहो, और तुम्हारे पागल हो जाने की खबर सुनकर तैमूर पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगेगा। नासिर कुछ ना बोला। वह अब इस फिक्र में था कि किसी बहाने फिलहाल तारक से पीछा छुड़ा ले, लेकिन ऐसे मौका पर अमूमन बहाना पैदा करने का कोई पहलू ही नहीं निकलता। नासिर का जहन इसी उलझ कर रह गया। मोटरसाइकिल की रफ्तार बतदरीज तेज होती जा रही थी और अब वो कैंप ही की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ चुकी थी। नासिर का दिल धड़कने लगा। इसने मुड़कर देखा, कार भी इसी सड़क पर मुड़ रही थी, लेकिन सड़क का यह हिस्सा सुनसान नहीं था, क्योंकि अभी शहरी आबादी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। तारक सचमुच, नासिर हकलाया, लेकिन इसे अपनी हकलाहट जारी रखने का मौका न मिल सका, क्योंकि दफादन एक बुलंद आवाज के धमाके ने इसके सांप को साकत कर दिया। चौक पड़ने की भी सकत इसमें ना रह गई। फिर इसने बेक वक्त कई चीखें सुनी। मुड़कर देखा तो इसे थोड़े ही फासले पर आग की लपक दिखाई दी। तारक बेतहाशा हंस रहा था और मोटरसाइकिल भागी जा रही थी। अब ये कल के अखबार में देखना कि कितने मरे और कितने जख्मी हुए, तारक ने कहा। ये क्या हुआ? नासिर फिर हकलाया। टाइम बम इसी कार में? हाँ, मैं आधे घंटे तक चक नहीं मारता रहा था। मगर उफ़ो, तुमने ये क्या किया तारक? मैं शिकारी हूँ नासिर, बस इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मगर इन शिकारों की खाल तैमूर के किसी काम ना आ सकेगी। तुमने इन्हें मार डाला? हाँ मेरे दोस्त, तारक ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। सांपों को फन उठाने की मोहलत ही ना देनी चाहिए, यही हमारा सबसे पहला सबक है। नासिर सन्नाटे में आ गया और इसके सारे जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना फूट रहा था। क्या तुम डर रहे हो तारक? तारक ने फिर कहका लगाया। नासिर कुछ ना बोला। इसका दिमाग खोपड़ी से निकलकर गोया हवा में तैरने लगा था। इस धमाके का असर अब भी इसके सांप पर बाकी था। और फिर तारक की बातें भी इस धमाके से क्या कम थी?